कहानी की शुरुआत जेनिफर नाम की एक लड़की से होती है। जेनिफर एक नोवेल राइटर थी, इसलिए वो अपनी नई नोवेल की कहानी पूरी करने के लिए शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और सुनसान इलाके में रहने आई थी। यहाँ पहुंचने के बाद वो एक स्टोर पर जाती है जहाँ उसकी मुलाकात अर्ल नाम के आदमी से होती है। अर्ल उसी केबिन का मालिक था, इसलिए वो जेनिफर को चाबी देकर वहां तक पहुंचने का रास्ता समझा देता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जेनिफर पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। वहीं उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ती है जो लगातार उसे घूर रहे थे। वहां मौजूद उन दोनों आदमियों के नाम एंडी और स्टैनले थे। उसी दौरान जॉनी नाम का एक वर्कर उसकी मदद करने आता है और बातचीत के दौरान पूछता है कि वो कहाँ रुकी हुई है। जेनिफर उसे बताती है कि वो पास ही के एक केबिन में रहने वाली है। पैसे देते समय अचानक उसका पैर एक बाल्टी से टकरा जाता है, जिससे जॉनी की पैंट भीग जाती है और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जेनिफर तुरंत उससे माफी मांगती है और वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो जंगल के बीच बने अपने केबिन में पहुंच जाती है और अपना सारा सामान सेट करके अपनी नई नोवेल लिखना शुरू कर देती है। जेनिफर का केबिन एक सुनसान जंगल के बीच मौजूद था, जहां आसपास कई किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं रहता था। रात में जब वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है, तभी उसे केबिन के बाहर कुछ आहट सुनाई देती है। वहां जाकर देखने पर उसे एक कमरे का दरवाजा खुला मिलता है। कमरे के अंदर कई तरह के औजार रखे थे और वहीं एक जहरीले पाउडर का डब्बा भी पड़ा था। ये देखकर वो दरवाजा बंद कर देती है और वापस अपने केबिन में लौट आती है। लेकिन राइटिंग करते समय गलती से उसके कपड़ों पर बियर गिर जाती है, इसलिए वो अंदर जाकर कपड़े साफ करने लगती है। उसी समय खिड़की के बाहर से कोई उसे चुपचाप कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। अगली सुबह जेनिफर जॉगिंग करने के बाद घर लौटती है तो देखती है कि नल से गंदा पानी आ रहा है और टॉयलेट भी जाम पड़ा है, इसलिए वो अर्ल को कॉल करके मदद मांगती है। इसी बीच उसका फोन गलती से टॉयलेट में गिर जाता है। वो उसे सुखाकर ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब इस सुनसान इलाके में उसका फोन भी खराब हो चुका था। कुछ ही देर बाद अर्ल मैथ्यू नाम के एक प्लम्बर को वहां भेज देता है। मैथ्यू पाइप ठीक कर देता है और काम पूरा होने पर जेनिफर खुशी में उसके गाल पर एक किस कर देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन मैथ्यू थोड़ा भोला और मासूम इंसान था, इसलिए वो शर्माते हुए वहां से चला जाता है। उसी शाम वो स्टैनले, एंडी और जॉनी के साथ फिशिंग पर जाता है और उन्हें बताता है कि शहर की उस लड़की ने उसके गाल पर किस किया था। ये सुनकर जॉनी को यकीन नहीं होता। तभी स्टैनले अपने कैमरे में रिकॉर्ड की गई जेनिफर की वीडियो दिखाता है। असल में पिछली रात वही खिड़की से जेनिफर की वीडियो बना रहा था। वीडियो देखते ही जॉनी की नीयत खराब हो जाती है और वो जेनिफर के बारे में गंदी बातें करने लगता है। इतना ही नहीं, वो अपने दोस्तों से कहता है कि आज रात वो उस लड़की को अपना शिकार बनाएगा। रात होने पर जेनिफर सो रही होती है कि अचानक दरवाजे से कोई आवाज आती है। बाहर जाकर देखने पर उसे दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। ये देखकर वो घबरा जाती है और तुरंत वापस केबिन में लौट आती है, लेकिन अंदर आते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके लैपटॉप में उन्हीं आदमियों की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही तीनों कमरे में घुसकर उसे घेर लेते हैं। वहीं स्टैनले को लोगों की निजी जिंदगी रिकॉर्ड करने की गंदी आदत थी, इसलिए वो हमेशा की तरह इस पूरी घटना को भी कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है। जेनिफर डर के बावजूद खुद को संभालते हुए उनसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आने वाला है। लेकिन जॉनी हंसते हुए कहता है कि उसे पता है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और उसने ये भी सुना है कि उसने मैथ्यू को किस किया था। इतना कहकर वो मैथ्यू को भी अंदर ले आते हैं। जेनिफर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ मैथ्यू का शुक्रिया अदा कर रही थी, लेकिन जॉनी उसकी एक नहीं सुनता। वो घमंड से कहता है कि वो शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता है और ये भी जानता है कि उन्हें क्या चाहिए होता है। जिसके बाद जॉनी जेनिफर को बियर की एक बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए जॉनी उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वो इसे पी लेगी तो वो सभी वहां से चले जाएंगे। मजबूरी में जेनिफर उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसे पीने के बाद भी वो लोग वहां से नहीं जाते। उल्टा जॉनी का व्यवहार और डरावना होता जाता है। वो उसे धमकाते हुए उसे अपने दांत दिखाने के लिए कहता है। डरी हुई जेनिफर उसकी बात मान लेती है, लेकिन जॉनी उसके दांत पकड़कर उन्हें हिलाने लगता है। अगले ही पल वो एक गन निकालता है और जेनिफर से कहता है कि इसे किस करो और कल्पना करो कि यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ मैथ्यू को ये सब देखकर बेहद असहज महसूस हो रहा था, इसलिए वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। तभी एंडी जेनिफर के मुंह में एक बोतल डाल देता है, लेकिन जेनिफर हिम्मत जुटाकर उसे धक्का दे देती है। वो अपने बैग से स्प्रे निकालकर स्टैनले की आंखों में मारती है और वहां से भाग निकलती है। पूरी रात भागते भागते आखिर सुबह हो जाती है। रास्ते में उसे दो आदमी दिखाई देते हैं, जिनमें से एक अर्ल था, वही जिसने उसे केबिन की चाबी दी थी। जेनिफर उन्हें अपने साथ हुई सारी बातें बताती है
तब दूसरा आदमी खुद को शेरिफ बताते हुए उसे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेरिफ जेनिफर के बताए हुलिये से जॉनी और स्टैनले को पहचान जाता है। इसके बाद वो अर्ल को जंगल की दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है और जेनिफर को साथ लेकर उसके केबिन तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो आसपास की जांच करता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। हालांकि उसे जेनिफर की बियर की बोतल और पास ही पड़े नशीले जॉइंट मिल जाते हैं। ये देखकर वो कहता है कि शायद शराब और नशे की वजह से तुम्हें भ्रम हुआ होगा, लेकिन जेनिफर साफ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और उन लोगों ने सच में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इसके बावजूद शेरिफ उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा वो उसे ही अपराधी मानकर कहता है कि तुम नशे में धुत होकर उन मासूम लड़कों पर झूठे इल्जाम लगा रही हो जिन्हें मैं बचपन से जानता हूँ। इसके बाद जांच के बहाने वो जेनिफर की तलाशी लेने लगता है और उसकी बॉडी को गलत तरीके से छूने लगता है। तभी वहां जॉनी, स्टैनले, एंडी और मैथ्यू भी पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर जेनिफर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन सभी को मुस्कुराते हुए देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि शेरिफ भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। अब शेरिफ भी अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देता है और जेनिफर के साथ बदसलूकी करने लगता है, जबकि स्टैनले अभी भी पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि आज वो उसे एक मर्द बनाएगा। मैथ्यू मना करता है, लेकिन उनके दबाव में आकर वो तैयार हो जाता है। वो सभी मिलकर उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसे जबरदस्ती नाचने पर मजबूर करते हैं। इसके बाद वो उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं। मैथ्यू उनकी धमकियों के आगे झुक जाता है और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। उसी दौरान शेरिफ के फोन पर उसकी बेटी एंजल का कॉल आता है। एंजल उससे कहती है कि आज वो घर जल्दी आ जाए, जिस पर शेरिफ अपनी बेटी से वादा करता है कि वो जल्दी लौटेगा। जब मैथ्यू अपना काम खत्म करता है तो वो लोग जेनिफर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह खुद को संभालती है और इसी हालत में वहां से निकलने लगती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दूर पहुंचते ही वही पांचों लोग एक बार फिर उसके सामने आ जाते हैं। क्योंकि उनका मन अभी भी नहीं भरा था, स्टैनले उसका वीडियो बनाने लगता है, जबकि एंडी बार बार उसका चेहरा पानी में डुबोता है। इसके बाद शेरिफ भी अपनी सारी हदें पार कर देता है। जेनिफर की दर्द भरी चीखें पूरे इलाके में गूंज रही थीं, लेकिन उन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और उन हैवानों ने उसके साथ ऐसी दरिंदगी की जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब उनका मन भर जाता है तो वो उसे वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन जेनिफर किसी तरह उठती है और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगती है। इतना सब सहने के बाद वो लगभग अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। कुछ देर बाद वो एक पुल के पास पहुंचती है, लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं मिलता, क्योंकि वही पांचों लोग एक बार फिर उसे मारने के इरादे से वहां पहुंच जाते हैं। तभी आखिरी उम्मीद के तौर पर जेनिफर पुल से नीचे पानी में छलांग लगा देती है। वो सभी नीचे झांक कर उसे ढूंढते हैं, लेकिन जेनिफर कहीं दिखाई नहीं देती। उन्हें यकीन था कि उसकी लाश जल्द ही ऊपर आ जाएगी, इसलिए वो घंटों तक इंतजार करते रहते हैं, मगर जेनिफर की बॉडी ऊपर नहीं आती। ये देखकर शेरिफ बाकी लोगों से कहता है कि चारों तरफ फैल जाओ और जब तक उसकी लाश नहीं मिल जाती तब तक उसे ढूंढते रहो, क्योंकि अगर वो जिंदा बच गई तो हम सभी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद शेरिफ गुस्से में स्टैनले के कैमरे की वीडियो टेप तोड़ देता है, क्योंकि उसमें उन सभी के अपराध रिकॉर्ड हो चुके थे। इसके बाद वो जेनिफर का सारा सामान जला देते हैं ताकि कोई सबूत बाकी न बचे। अपने घिनौने अपराधों को अंजाम देने के बाद वो दरिंदा शेरिफ अपने घर लौटता है, जहां उसकी बेटी एंजेला उसका इंतजार कर रही थी। एंजेला उसे खुशखबरी देती है कि उसका चयन ऑनर्स प्रोग्राम में हो गया है। अगली सुबह शेरिफ अर्ल के पास पहुंचकर केबिन की चाबी वापस कर देता है। तभी अर्ल उससे पूछता है कि क्या वो लड़की यहाँ से चली गई। इस पर शेरिफ बिना कोई शक पैदा किए जवाब देता है कि हाँ, वो लड़की यहाँ से चली गई क्योंकि उसे यहाँ का माहौल पसंद नहीं आया। वहीं जॉनी अपने दोस्तों के साथ अब भी जेनिफर को ढूंढ रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ मैथ्यू जेनिफर के साथ हुए अत्याचार को याद करके लगातार गिल्टी फील कर रहा था। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था और उसे हर जगह जेनिफर का साया दिखाई देने लगता है। कुछ दिनों बाद अर्ल शेरिफ को कॉल करता है और बताता है कि उसे जेनिफर की बहन का फोन आया था। वो पूछ रही थी कि जेनिफर अब तक घर वापस क्यों नहीं लौटी। अर्ल को शक होने लगा था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि उसने जेनिफर को आखिरी बार शेरिफ के साथ देखा था। हालांकि शेरिफ तुरंत बात संभालते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और जेनिफर यहाँ से जा चुकी है। अगली सुबह स्टैनले घबराया हुआ एंडी और जॉनी के पास पहुंचता है और बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसी कैमरे में जेनिफर की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। स्टैनले बताता है कि दरअसल शेरिफ ने जो टेप तोड़ी थी वो नकली थी,
क्योंकि उसने असली टेप पहले ही बदल दी थी। ये सुनते ही जॉनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो स्टैनले को मारने लगता है और कहता है कि आखिर उसे वो सब रिकॉर्ड करने की जरूरत ही क्या थी। अगले दिन शेरिफ जब घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसे एक गिफ्ट देती है और कहती है कि किसी ने ये उसके लिए भेजा है। उस गिफ्ट के अंदर एक कैसेट भी थी। जैसे ही शेरिफ की नजर उस कैसेट पर पड़ती है, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वो तुरंत उन लड़कों के पास पहुंचता है और गुस्से में स्टैनले की पिटाई शुरू कर देता है। वो बार बार उससे पूछता है कि आखिर ये टेप तूने मेरे घर भेजने की हिम्मत कैसे की। तभी जॉनी बताता है कि पिछली रात कोई उसे भी डराने की कोशिश कर रहा था और उसे पूरा यकीन है कि ये सब मैथ्यू ही कर रहा है। उसी ने स्टैनले का कैमरा भी चुरा लिया है जिसमें असली वीडियो टेप मौजूद थी, क्योंकि जेनिफर की मौत को लेकर वही सबसे ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। ये सुनकर दरिंदा शेरिफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढकर लाने का आदेश देता है और कहता है कि अगर आज रात तक मैथ्यू नहीं मिला तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। इसके बाद वो खुद अर्ल के पास जाता है, क्योंकि अर्ल को भी अब उन पर शक होने लगा था। इसलिए शेरिफ बिना कोई जोखिम उठाए उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। दूसरी तरफ मैथ्यू जेनिफर के केबिन के बाहर बैठा अपने अपराध बोध में डूबा हुआ था। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वो अंदर जाता है और वहां पहुंचकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने जेनिफर एक सोफे पर बैठी हुई थी। जेनिफर उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि उसे पता है वो गिल्टी फील कर रहा है। ये सुनते ही मैथ्यू रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसने जानबूझकर उसके साथ ऐसा नहीं किया था। लेकिन जेनिफर अब किसी भी बहाने को सुनने के मूड में नहीं थी। वो उसके गले में एक रस्सी डालकर उसे कसने लगती है, जिससे मैथ्यू तड़पते हुए बेहोश हो जाता है। इसी दौरान एंडी और स्टैनले मैथ्यू को ढूंढ रहे थे। उसकी तलाश करते करते एंडी एक सुनसान घर के अंदर पहुंच जाता है, जबकि स्टैनले जंगल की तरफ निकल जाता है। लेकिन तभी जेनिफर अचानक स्टैनले के सामने आ जाती है। उसे जिंदा देखकर वो बुरी तरह चौंक जाता है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। दर्द से चीखते हुए वो एंडी को बुलाने लगता है। जैसे ही एंडी वहां पहुंचता है, जेनिफर पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और अगले ही पल स्टैनले के सिर पर भी वार कर देती है, जिससे दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब एंडी की आंख खुलती है तो वो खुद को लकड़ी के सहारे एक बाथटब के ऊपर बंधा हुआ पाता है। जेनिफर नल चालू कर देती है, जिससे टब धीरे धीरे भरने लगता है। दूसरी तरफ जेनिफर ने स्टैनले को एक पेड़ से बांध रखा था। वो उसकी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए उसका वीडियो बना रही थी। पहले वो उसे मरा हुआ चूहा खिलाती है और उसकी आईब्रो में फिशिंग हुक फंसाकर धागे को पेड़ से बांध देती है, ताकि वो अपनी आंखें भी न झपका सके। इसके बाद जेनिफर एंडी के पास आती है। अब वो दोनों से एक साथ बदला ले रही थी। एंडी रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन जेनिफर की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और बदले की आग थी। वो कहती है कि एक समय वो भी उनके सामने इसी तरह गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तब किसी ने उसकी एक नहीं सुनी थी। कुछ देर बाद वो स्टैनले के पास जाती है और एक मछली का पेट फाड़कर उसका मांस निकालकर उसकी आंखों में ठूंस देती है। इसके बाद वो वापस एंडी के पास लौटती है और केबिन में रखा जहरीला पाउडर पानी में मिला देती है। डर के मारे एंडी जेनिफर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन जेनिफर उसके नीचे लगी लकड़ी हटा देती है, जिससे एंडी सीधे उस जहरीले पानी में गिर जाता है और उसका चेहरा बुरी तरह जलने लगता है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। उधर स्टैनले के पास कुछ कौए आ जाते हैं और वो उसकी आंखों में फंसे मांस को खाते हुए उसकी आंखें भी नोच खाते हैं, जिससे स्टैनले दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ देता है। उसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप पहुंचती है, जहां वो जॉनी पर हमला करके उसे किडनैप कर लेती है। जब जॉनी की आंख खुलती है तो वो खुद को जंगल के बीच बंधा हुआ पाता है, लेकिन जेनिफर उसे सारी पुरानी बातें याद दिलाते हुए एक एक करके उसके सारे दांत निकालना शुरू कर देती हैं। दर्द से तड़पता हुआ जॉनी लगातार उसे गालियां देने लगता है और अपनी मर्दानगी की डींगें हाँकने लगता है। ये सुनकर जेनिफर कहती है कि तुझे आज के बाद अपनी मर्दानगी पर गुरूर नहीं रहेगा। अगले ही पल वो कैंची से उसके घमंड को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। दर्द से तड़पता हुआ जॉनी अपना दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ शेरिफ अपने काम पर था कि तभी उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो बताती है कि उनकी बेटी एंजल की एक टीचर उससे मिलने आई है। उसी दौरान एंजल शेरिफ को बताती है कि उसकी टीचर उसे एक प्लेग्राउंड में लेकर जाने वाली है। ये सुनकर शेरिफ कहता है कि वो अपनी टीचर से उसकी बात करवाए। जैसे ही जेनिफर अपना नाम बताती है, शेरिफ के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर उससे कहता है कि उसकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन जेनिफर उसकी एक नहीं सुनती और फोन काट देती है। शेरिफ गुस्से से पागल होकर सीधे अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी पत्नी बताती है कि टीचर एंजल को प्लेग्राउंड लेकर गई है।
ये सुनते ही शेरिफ घबराकर तुरंत वहां पहुंचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे एंजल कहीं नहीं मिलती। निराशा में घबराते हुए वो वापस अपनी कार में बैठता है, लेकिन तभी जेनिफर पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद जब शेरिफ की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि अब शिकारी खुद शिकार बन चुका है, क्योंकि उसके पीछे जेनिफर ने उसकी ही शॉटगन फंसा रखी थी, जिस पर लाल मिर्च का पाउडर लगा हुआ था। दर्द से कराहता हुआ शेरिफ उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन जेनिफर का दिल अब पत्थर बन चुका था। वो उसे याद दिलाती है कि उसे भी ठीक ऐसा ही दर्द महसूस हुआ था जब वो सभी उसके साथ दरिंदगी कर रहे थे। तभी शेरिफ घबराकर पूछता है कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया है। इस पर जेनिफर कहती है कि उसकी बेटी जवान और खूबसूरत है, अगर कोई उसके साथ वही दरिंदगी करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये सुनते ही शेरिफ गुस्से में कहता है कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। तब जेनिफर उसे याद दिलाती है कि उसने भी किसी की बेटी के साथ बिल्कुल यही किया था। इसके बाद वो शेरिफ को तड़पाने के लिए झूठ बोलती है कि जैसे मैथ्यू ने उसके कहने पर उसके साथ जबरदस्ती की थी, वैसे ही मेरे धमकाने पर मैथ्यू ने तुम्हारी बेटी के साथ भी वही किया और उसे मारकर नदी में फेंक दिया। इतना सुनते ही शेरिफ गुस्से से पागल हो जाता है। इसके बाद जेनिफर शॉटगन की ट्रिगर में एक रस्सी बांधती है और उसका दूसरा सिरा मैथ्यू के हाथ से बांध देती है, जो शेरिफ के सामने ही बेहोश पड़ा हुआ था। सब तैयार करने के बाद वो शेरिफ से कहती है कि जैसे ही मैथ्यू को होश आएगा तुम दोनों मारे जाओगे। इतना कहकर वो बाहर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद मैथ्यू को होश आता है। शेरिफ तुरंत उसे चेतावनी देता है कि वो बिल्कुल भी न हिले, लेकिन घबराहट में मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है, जिससे अगले ही पल गन चल जाती है और गोली शेरिफ के शरीर को चीरते हुए सामने मैथ्यू को भी लग जाती है, जिससे शेरिफ और मैथ्यू दोनों की वहीं मौत हो जाती है। आखिर में जेनिफर ने अपने ऊपर हुए हर अत्याचार का बदला ले लिया था। उन सभी दरिंदों को मौत देने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिखाई देता है। दोस्तों, अगर कानून और पुलिस दोनों ही अपराधियों का साथ देने लगें तो क्या अपने हाथों से इंसाफ करना सही है? और जेनिफर ने जो किया, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।